कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अभी सब लोगों ने खाना शुरू किया था कि अति के फ़ोन पर मैसेज बजा। बेहद खूबसूरत लग रही हो। अति ने मैसेज पढ़कर जश्न की तरफ देखा, जो खाने के साथ साथ अति के साथ छेड़खानियाँ भी कर रहा था। उसे देखकर अति मुस्कुराई और फिर जल्दी से रिप्लाई किया, जानती हूँ, पर यह भी जानती हूँ कि इस वक्त आपके लब मेरी खूबसूरती का बयान मेरे करीब आकर करना चाहते हैं। दोनों का ध्यान खाने पर कम और एक दूसरे पर ज़्यादा था और दोनों ही बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहे थे। उसका जवाब देख जश्न मुस्कुराया और बोला, अच्छा, पर लगता है तुम भूल गई मेरा चैलेंज। उसने भी रिप्लाई किया। उसने मोबाइल से नज़रें हटाकर अति की तरफ देखा तो अति अपने बेपनाह मोहब्बत लिए अपनी आंखों से उसे देख रही थी और फिर उसे देखते हुए उसने होठों का पाउट बनाकर उसे फ्लाइंग किस किया तो जश्न को खांसी और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो औरत जिसके घर में जश्न और अति रुके थे, उसने जल्दी से पानी का गिलास भरा और जश्न की तरफ बढ़ाते हुए बोली, लगता है बारिश की वजह से आपको ठंड लग गई है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बना दूंगी। अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं। जश्न ने इतना ही टाइप किया और अति को सेंड कर दिया। तो मैसेज करने के बाद उसने फिर अति की तरफ देखा, जो मैसेज पढ़कर उसकी तरफ बिल्कुल बिल्लियों वाले एक्सप्रेशन दे रही थी। अब उन दोनों को देखकर उस आदमी और औरत को भी खांसी छूटने लगी। उन्होंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और फिर जश्न और अति की तरफ देखते हुए बोले, आप लोग कमरे में जाइए, मैं आपका दूध भिजवा देती हूँ। चले पति देव, अति ने मुस्कुराकर कहा। तो जश्न पहली बार शर्म से लाल हो रहा था। उसका हाथ पकड़कर अति उसे कमरे में खींचते हुए ले गई। तो उस आदमी ने अपनी औरत की तरफ देखा और बोला, काश तुम भी उसके जितनी रोमांटिक होती। तो उस औरत ने उसे घूर कर देखा और बोली, शक्ल देखी है अपनी? शक्ल शक्ति कपूर वाली और ख्वाब अनिल कपूर वाले। बड़े आए रोमांटिक होती हूँ, उसने मुंह बनाकर कहा और वहाँ से चली गई। खुद बड़ी माधुरी दीक्षित हो, उस आदमी ने भी खींच कर कहा और अपने कमरे में चला गया। कमरे में आते ही जैसे ही जश्न ने दरवाज़ा बंद किया, अति उसके गाल पर किस करती हुई उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तो जश्न ने उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है मिसेस शेखावत, ज़रा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आप जो ख्वाब देख रही हो वो पूरे नहीं होने वाले। अति ने उसके गिरेबान से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और बोली, मुझे तो मेरे ख्वाब पूरे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा बंदा मेरे हर ख्वाब पूरे करता है। इतना कहते हुए ही अति उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगी। उसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। अति दरवाज़ा नॉक होने की वजह से खींच गई, लेकिन उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुलते ही वो औरत सामने खड़ी थी और दरवाजे पर भले ही अति खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़र सीधा जश्न पर गई। उसके सीने पर इस वक्त कोई कपड़ा नहीं था। उसे यूं देखकर उसकी सांसें सूखने लगी और उसकी आंखों में लालची नज़रें आ गई। तो अति ने उसके हाथों में पकड़ा हुआ दूध का गिलास जल्दी से लिया और बोली, थैंक यू सो मच दूध देने के लिए। दूध का गिलास लेकर वो अंदर आ गई और जश्न को दूध का गिलास पकड़ाते हुए उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को चलाने लगी। जश्न ने उसकी उंगली पकड़ते हुए कहा, पर फिलहाल खुद को थोड़ा काबू में रखो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई ख्वाब नहीं पूरा होने वाला। जश्न ने कहा और खड़ा हो गया। उसकी बात सुनकर अति ने भी उसे घूर कर देखा और फिर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और फिर घुटनों के बल चलते हुए जश्न की तरफ आई और फिर से उसके सीने पर अपने हाथ रख उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, आप सच में मेरी पेशेंस आजमाना चाहते हैं? क्यों, तुमने मेरे सब्र को नहीं आजमाया? ओह, आप चैलेंज कर रहे हैं मुझे? मैं तो कब का कर चुका हूँ, शायद तुम ही नहीं समझ रही हो। ओके, तो अब समझ गई हूँ और आपको भी एक बात समझा दूँ कि इस चैलेंज को हारने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अति जश्न सिंह शेखावत ने हारना नहीं सीखा। आप मेरे पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा भी चैलेंज है आपसे। अगर मैंने आपके पेशेंस की ऐसी तैसी ना कर दी तो मेरा नाम भी अति जश्न सिंह शेखावत नहीं। अति ने एटीट्यूड से कहा और फिर जश्न से अलग हो गई। थोड़ी देर वो जश्न को देखती रही और चिढ़ती भी रही, लेकिन जश्न पर कोई असर ना होते देख उसे गुस्सा आ रहा था।
वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जश्न से दूरी में उसे नींद भी कहाँ आती थी। इसलिए अब सब कुछ छोड़कर जाकर जश्न से चिपक गई और बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अच्छा, अब और कुछ नहीं बचा तो इस मासूमियत से मुझे लूटने आई हो, जश्न ने कहा तो अति खींच गई। उसका कोई भी हथियार जश्न पर चल नहीं रहा था। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें देखकर खुद पर काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। आप सच में मुझसे प्यार नहीं करते? अति ने मासूमियत से पूछा तो जश्न बोला, नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं। उसका जवाब सुनकर अति ने उसे घूर कर देखा और फिर एक ही झटके में उससे अलग हो गई और दूसरी तरफ करवट लेते हुए बोली, जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या फ़ायदा इतने हॉट पति होने का जब बीबी को अपनी ख्वाहिशों का गला घोटना पड़े। तुम्हारे इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से कुछ नहीं होने वाला है। अगर और कुछ बचा है तो वो भी ट्राई कर लो, जश्न ने अपने हाथों को अपने सिर के नीचे रखते हुए कहा। तो अति ने पलटकर उसकी तरफ देखा और इस तरह से मुंह बनाया जैसे कह रही हो कि इस बंदे का सच में कुछ नहीं हो सकता। ऐसे गुस्से में देखकर वो फिर से करवट लेकर लेट गई, लेकिन जश्न गुस्से में देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, थोड़ा सा इंतज़ार तो करो मेरी बेबी डॉल, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ तैयार है जिसे देखकर खुशी से उछल पड़ोगी तुम। लेकिन उससे पहले तुम्हें ढेर सारा सताना भी चाहता हूँ। उसके बाद उसने साइड टेबल में रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और एक मैसेज टाइप किया, कल सुबह के लिए प्राइवेट जेट तैयार रखो। मैसेज सेंड करने के बाद उसने फिर से एक नज़र अति को देखा और मन ही मन बोला, लेट्स गो फॉर अ हनीमून बेबी। सुकून से कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जितना तड़पा हूँ ये सारी तड़प तुम्हें प्यार करके मिटाना चाहता हूँ। आई लव यू माई बेबी डॉल, मेरी ज़िंदगी हो तुम। अपनी ज़िंदगी के साथ अपनी दुनिया कुछ दिनों के लिए सब कुछ भूल कर अलग बसाना चाहता हूँ। रूठने की एक्टिंग करते करते ही अति की आंख लग चुकी थी और उसके सोने के बाद जश्न ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसने उसके गालों पर आए बाल हटाए, उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, आई लव यू माई बेबी डॉल। आज तुमने उस मौलिक राय चौधरी से जो कहा उसे सुनने के बाद मेरे दिल को कितना सुकून मिला है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तड़प रहा था ये सोच सोच कर कि कहाँ मेरे प्यार में कमी रह गई, लेकिन कमी तो मेरे समझने में रह गई। जो मैं अपनी बेबी डॉल को समझ ही नहीं पाया कि अगर वो मेरे लिए सांसों की तरह है तो मैं भी उसकी धड़कन हूँ और दोनों की ही अहमियत इतनी है कि उनके बिना ज़िंदगी जीना मुनासिब नहीं। आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसे लोगों को तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकने दूंगा जो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो। मुझे मेरी बेबी डॉल हंसते मुस्कुराते और शैतानियाँ करनी पसंद है, और जो लोग उसकी मासूमियत से खेलने की इच्छा रखते हैं उनकी ज़िंदगी को मैंने खेल ना बना दिया तो मेरा नाम भी जश्न सिंह शेखावत नहीं। इतना कहते हुए ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे और उसकी आंखों के सामने मौलिक राय चौधरी का चेहरा घूमने लगा था। वो पल उसकी आंखों के आगे बार बार आ रहे थे जब उसने अति से हाथ मिलाया और उससे डांस के लिए पूछा और अति ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। उसने अति की आंखों की तरफ देखा जो गहरी नींद से बंद हो चुकी थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके गालों को चूमकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने उस कमरे में अपनी नज़रें घुमाई तो उसे सामने की तरफ से खिड़की दिखी और अगले ही पल वो उस खिड़की से बाहर था, क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी काम करना था, या यूँ कह सकते हैं कि किसी का काम तमाम करना था। वहीं दूसरी तरफ मौलिक राय चौधरी अपनी गाड़ी तेज़ी से दौड़ाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। वो अभी अभी अपनी फैक्ट्री में गया था जहाँ पर आग लग गई थी और उसकी सारी फैक्ट्री जलकर स्वाहा हो चुकी थी। उसे शक था कि ज़रूर इन सब के पीछे जश्न का ही हाथ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था और इसी बात से वो गुस्से से कांप रहा था। उसने गाड़ी चलाते हुए अपना हाथ ज़ोर से स्टीयरिंग पर मारा और बोला, जश्न सिंह शेखावत, इस बार जो तूने किया है ना वो तेरा मुझ पर आखिरी वार था, क्योंकि उसके बाद मैं तुझे मुझ पर वार करने लायक छोड़ूंगा ही नहीं। क्या हुआ जो अति मेरे जाल में नहीं फंसी तो, लेकिन अब मैं उस चिड़िया को अपने जाल में फंसाने का इंतज़ार नहीं करूँगा, बल्कि उसे तेरी आंखों के सामने से उड़ा ले जाऊँगा। जस्ट वेट एंड वॉच।
जश्न सिंह शेखावत, अब तेरी बर्बादी शुरू। लेकिन उसी वक्त उसकी गाड़ी एक झटके से रुकी क्योंकि उसकी चलती हुई गाड़ी पंचर हो चुकी थी। वो अपनी गाड़ी में से बाहर निकला और टायर की तरफ देखने लगा तो उसने पाया कि एक ही साथ उसके चारों टायर पंचर हो चुके थे। उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि ये सब बिना किसी के साजिश के होना तो मुमकिन ही नहीं था। वो फिर से गाड़ी के अंदर की तरफ बढ़ा ताकि अपना फ़ोन लेकर किसी को फ़ोन कर सके, लेकिन गाड़ी में से उसका फ़ोन गायब था। अब उसे यकीन हो गया कि ज़रूर इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ है और फिर मौलिक की आंखें जश्न के बारे में सोचते हुए बड़ी हो गईं। लेकिन ज़्यादा देर वो बेचारा सोच ही नहीं पाया क्योंकि जिसके बारे में वो सोच रहा था वो साक्षात उसकी आंखों के सामने आकर खड़ा हो चुका था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने जश्न को देखते हुए कहा तो जश्न मुस्कुराया और बोला, क्या बात, मुझे देखते ही तुम्हारी जुबान अटकने लग गई? तो मौलिक हंसने लगा और बोला, खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हो लेकिन तुम एक जोकर से ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें देखकर मेरी सांसें अटकने नहीं बल्कि मेरी हंसी शुरू हो जाती है। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर, लेकिन आज तुम्हारा गुरूर मैंने अपने पैरों तले चकनाचूर कर दिया। तुम्हारे ही सामने तुम्हारी ही बीवी का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस किया मैंने और तुम कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की अब हंसने की बारी जश्न की थी। जश्न को हंसते हुए देखकर मौलिक की हंसी गायब हो गई तो जश्न थोड़ी देर बाद हंसते हंसते रुका और बोला, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें मैं बेवकूफ़ कहूँ या कुछ ज़्यादा ही चालाक कि एक बार मुंह की खाने के बाद भी तुम फिर से वही चीज़ ट्राई कर रहे हो। अरे जब तुम्हारी बातों का मेरी बेबी डॉल पर असर नहीं हुआ तो मुझे तो तुम्हारी बातों से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि मेरी बेबी डॉल ने तुम्हें जो 2 बार, उसने 2 बार पर थोड़ा ज़्यादा ही जोर दिया और फिर आगे बोला, 2 बार जो तुम्हारा गाल लाल किया ना उसका निशान अभी भी तुम्हारे गालों पर है और इस वक्त वो निशान तुम्हारे चेहरे की शोभा बहुत अच्छी तरह से बढ़ा रहे हैं। उसकी बातें सुनकर मौलिक के चेहरे का रंग बिल्कुल ही फीका पड़ गया। उसकी हंसी तो पहले ही गायब हो चुकी थी और अब उसके होश भी उड़ चुके थे। पर इतना ही नहीं, जश्न उसके बिल्कुल करीब आया और उसके कंधे पर अपना हाथ से दबाव बनाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बेबी डॉल को हाथ लगाओगे और मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा? तुम मुझसे कॉलेज में मिले, प्लाटिंग करोगे और उस चैतन्या के साथ मिलकर कुछ करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। अरे तेज हवा भी उसे छुए तो मैं उस हवा का रुख बदल दूं, तो तुम तो आंधी बनकर उसे छूना चाहते थे, तो तुम्हें तो धूल में मिलना ही होगा। और इतना कहते ही उसने एक जोर का घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया तो मौलिक का मुंह दूसरी तरफ घूम गया। वो खुद को संभालता उससे पहले ही जश्न उस पर टूट पड़ा और उसे लगातार उसके चेहरे पर अपने हाथों से मारने लगा। उसके पूरे चेहरे पर जश्न के मुक्के से घाव हो चुके थे और उसके होठों से भी खून बहने लगा था। उसका पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था और अब जश्न का दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। इतनी मार खाने के बाद मौलिक बुरी तरह से पीट चुका था। उसने अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जश्न अभी भी उसे लगातार मार रहा था और उसे संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था। तो अब मार खाते खाते ही मौलिक नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और उसका सिर जश्न के पैरों पर गिरा। अगले ही पल जश्न ने अपना पैर उसके सिर पर रखा और बोला, तेरी औकात यही है मेरे पैरों में और तूने गलती मेरे सामने खड़े होने की कर दी। वाह रे तेरी हिम्मत, पर इस हिम्मत की दाद तो अब तुझे देनी ही पड़ेगी। इतना कहकर ही उसने अपनी कमर में से एक गन निकाली तो मौलिक आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो उसे देखते हुए बोला, मुझे मारने की सोचना भी मत वरना तू भी जिंदा नहीं बचेगा। तुझे अभी भी लगता है मैं तेरी खाली धमकियों से डर जाऊंगा? जश्न सिंह शेखावत एक बार जो गलती कर दे वो दोबारा नहीं करता। एक बार पहले भी तुझे जिंदा छोड़ने की गलती कर चुका हूँ और अब तो इस गलती का सवाल ही नहीं बनता। और शायद तुझे याद नहीं कि मेरी बेबी डॉल ने तेरी मौत की भविष्यवाणी की थी और उसके मुंह से निकली हुई बात उसका जश्न पूरा ना करे, ये हो ही नहीं सकता। कहते हुए जश्न ने अपना हाथ उस गन के ट्रिगर पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। तो उसके सामने वो पल आया जब जश्न ने मौलिक के गिरेबान को पकड़ा था, लेकिन मौलिक ने अति के आगे हाथ बढ़ा दिया था। तो अति ने भी उसके हाथ से अपना हाथ मिलाकर हेलो किया था और वो पल याद आते ही वो बुरी तरह से कांप गया और उसके हाथों से ट्रिगर दब गया और गोली सीधा मौलिक के हाथ पर जाकर लगी।
मौलिक दर्द से चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीखों का जश्न पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और उसे दर्द से तड़पते हुए देखने लगा, लेकिन एक बार फिर उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके सामने वो पल आया जब उसने डांस के लिए अति के सामने अपना हाथ बढ़ाया था और अति ने भी उसके हाथ को थाम लिया था। और उस पल को याद करते ही उसके हाथों से दोबारा ट्रिगर दब गया, तो इस बार गोली सीधा ही मौलिक के सीने पर जाकर लगी। मौलिक और भी ज़्यादा दर्द से कांपने लगा और अब तो उसकी दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। अब वो ना ही दर्द से करा रहा था और ना ही जश्न से कुछ कह पा रहा था, बस तड़पता हुआ नीचे ज़मीन पर पड़ा था। तो इस बार जश्न की आंखों के आगे वो पल आया जब मौलिक ने अपने होठ अति के लबों की तरफ बढ़ाए थे और अब जश्न खुद को संभाल नहीं पाया और उसने एक के बाद एक कई गोलियां मौलिक के ऊपर चला दी और फिर वहां पर सब शांत हो गया। मेरी बेबी डॉल सिर्फ मेरी है और उसे छूने का हक मेरे अलावा और किसी को नहीं, जश्न ने मौलिक की लाश को देखते हुए कहा और इस वक्त उसकी आंखों में बेहद जुनून था। उसने एक जोर की लात मौलिक के लाश को मारी और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया जिसमें उसका ड्राइवर पहले से ही बैठा था। मौलिक का काम तमाम करने के बाद जश्न वापस खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर आ गया था और अंदर आते ही वो हंसने लगा क्योंकि अति खर्राटे लेकर सो रही थी। उधर वो किसी को मौत की नींद सुलाकर आ चुका था और इधर उसकी बीवी सुकून से सो रही थी। वो भी उसके पास आया और उसके कपड़े अच्छे से ठीक कर उसे गोद में उठाकर कमरे से बाहर आ गया जहाँ पर वो पति पत्नी अभी अभी उठे ही थे और चाय पीने के लिए बाहर आए थे। सुबह का वक्त हो चुका था तो जश्न यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो घर के लिए निकलना चाहता था। उसे अति को अपनी गोद में उठाए देख उस औरत का तो दिल किया कि अति की जगह पर काश वो होती और उसकी नज़रों को पढ़कर उसके आदमी ने अपना गला खराशना शुरू कर दिया। अति गहरी नींद में थी इसलिए उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन जश्न उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, वैसे भी बाहर मेरी दूसरी गाड़ी आ चुकी है, आपने हमें यहाँ रुकने दिया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा। कहते हुए अपने एक हाथ से उसने अपनी जेब में रखा हुआ एक चेक निकाला और सामने टेबल पर रखते हुए बोला, एहसान का मोल नहीं है ये, बस आपके लिए मैं कुछ करना चाहता था। इतना कहकर उसने एक नज़र मुस्कुराते हुए उस औरत की तरफ भी देखा और फिर उस घर से बाहर आ गया। उस आदमी ने जब चेक पर लिखी हुई रकम देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, जबकि उस औरत का दिल तो अभी भी जश्न की गोद में उछल रहा था। वो उन्हें जाते हुए देख उस आदमी के पास आई और बोली, काश आप भी यूं ही मुझे अपनी गोद में उठाते। तो वो आदमी चिढ़कर बोला, तुम्हें उठाने के चक्कर में मैं दुनिया से उठ जाऊंगा। तभी उस औरत की नज़र उस चेक की तरफ गई तो उसमें लिखी हुई रकम देखकर वो एकदम से कुर्सी पर बैठ गई और वो कुर्सी एक झटके से टूट गई और वो औरत सीधा ज़मीन पर जा गिरी। तो उस आदमी ने खुद के दिल को संभाला जो ज़ोरों से धक धक कर रहा था और उसे अपने सीने पर यूं ही हाथ रखे बोला, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, बचा लिया तूने। 1 करोड़। वो औरत खुद को ना संभाल कर उस चेक को संभालते हुए बोल रही थी। जश्न अति को गाड़ी में बिठाकर घर पर ले भी आया था और वो मैडम साहिबा अभी तक सो रही थी। उसने उसे गाड़ी में से बाहर निकाला, तब जाकर उसकी आंखें खुली और अचानक से ही वो चौंक गई। जश्न के होते तो उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी, तो किसी और जगह सोना और फिर किसी और जगह उठना तो नॉर्मल सी बात थी। उसने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोला तो जश्न हंसते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल, बहुत जल्दी उठ गई आप। हाँ, रात को प्यार जो इतना किया ना आपने, इसीलिए, अति ने चिढ़कर कहा और घर की तरफ बढ़ गई। अभी वो घर के अंदर आई ही थी कि उसकी नज़र हाल में गई जहाँ पर एक लड़की अपने पैर पर पैर रखकर बैठी थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन शायद वो उस लड़की के पैरों से ही उस लड़की को पहचान चुकी थी। उसने पलटकर जश्न की तरफ देखा और उसे गुस्से से घूरने लगी, तो जश्न के चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कह रहा हो, अब मैंने क्या किया। वो अंदर आया तो उसकी नज़र भी हाल में बैठी लड़की पर गई और उसे देखते हुए उसकी भौहें तन गई। लेकिन फिर उसने अपनी बेबी डॉल की तरफ देखा तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गया। कदमों की आहट पाकर उस लड़की ने पलट कर देखा तो सामने जश्न खड़ा था। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और जश्न के पास आकर उसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोले,
कल रात से तुम कहाँ गायब थे? हम दोनों डांस कर रहे थे, लेकिन फिर तुम अचानक ही वहाँ से गायब हो गए। उसने अति और जश्न के बीच हुई किस का तो मेंशन भी नहीं किया और जश्न से ऐसे पूछने लगी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। अति भी चैतन्या को देखते हुए उसके पास आई और उसका हाथ जश्न के सीने से हटाकर हल्का सा मोड़ते हुए बोली, एक पति और कहाँ जाएगा सिवाय अपनी पत्नी के पास आने के। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर चैतन्या का मुंह बन गया। उसे अब तक मौलिक के खत्म हो जाने के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। मैं जश्न से बात कर रही हूँ ना, चैतन्या ने अति से अपना हाथ छुड़वाने के लिए कहा। वो अभी भी यही सोच रही थी कि शायद उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है और अभी तक उनकी सुलह नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से मौलिक ने उसे बताया था उस हिसाब से तो अति जश्न को छोड़कर जाने की सोच रही थी। अब चैतन्या ने फिर से जश्न के सीने पर हाथ रख दिया तो अति की मुट्ठियां कस गई। उसने फिर से चैतन्या का हाथ पकड़ा और इस बार थोड़ा ज़्यादा जोर से मरोड़ते हुए बोली, लेकिन मेरे पति को तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये तो तुम कह रही हो ना? जश्न ने तो अभी तक मुझे जवाब दिया ही नहीं। चैतन्या ने भी अब थोड़े एटीट्यूड से कहा तो अति इस बार खुद जश्न के आगे हुई और बोली, जब शेरनी साथ हो तो शेर नहीं दहाड़ता। खैर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई शेर तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा दूं कि जश्न की बीवी सिर्फ गुस्सैल ही नहीं बहुत पजेसिव भी है और इसे बिल्कुल नहीं पसंद कि उसके बंदे पर कोई अपनी गिरी हुई नज़र डाले। उसकी बात सुनकर चैतन्या गुस्से से कांपने लगी, लेकिन वो और कुछ कहती उससे पहले ही अति ने रमा आंटी को आवाज़ लगाई और बोली, मेहमान आए हैं, चाय पानी पिलाकर भेजिएगा और हो सके तो चाय में बेइज्जती का मसाला डाल दीजिएगा क्योंकि इन्हें बेइज्जती बहुत पसंद। कहते हुए अति ने जश्न का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की तरफ लेकर बढ़ गई और जश्न भी चुपचाप मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चलने लगा तो चैतन्या की मुट्ठियां बंध गई। मनीषा जो अभी अभी उबासी लेते हुए बाहर आई थी, अपनी जगह इस घर में किसी और की बेइज्जती होते देख खुश हो गई। कमरे तक आने पर अति ने जश्न का हाथ छोड़ दिया और उसे गुस्से से देख रही थी तो जश्न मुस्कुराया और बोला, मेरी पत्नी को अलग ही बीमारी है, पल पल में मूड बदल जाता है इसका। कमरे में आकर जश्न ने अति का हाथ पकड़ा और बोला, बाहर तो इतना चिपक रही थी मुझसे, कमरे में आते ही दूर हो गई क्यों? तो आप भी तो बाहर ऐसे रहते हैं जैसे घर पर आते ही मुझ पर प्यार से टूट पड़ेंगे, लेकिन प्यार का एक टुपका तक नहीं देते मुझे। अति ने बेहद ड्रामा करते हुए कहा तो जश्न खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसे हंसते हुए देखकर अति और भी ज़्यादा चिढ़ गई और उससे दूर जाने लगी तो उसने बहुत जल्दी उसे कमर से थामा और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोला, वैसे तुम चाहो तो तुम्हें प्यार के समंदर में डुबकी लगवा सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अति ने उसे ऐसे देखा जैसे उसके लिए उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तो जश्न ने अब उसे छोड़ दिया और बोला, पर इस चीज़ के लिए सिर्फ तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर आधे घंटे में तुम एकदम से रेडी होकर मेरी आंखों के सामने आ गई तो। और ये कहते वक्त उसके एक्सप्रेशन एकदम कातिलाना थे तो अति की निगाहें तो अपने आप झुक गई। उसकी झुकी हुई निगाहें देखते हुए जश्न ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। हाय, जान लेने का इरादा है क्या? जश्न की बात सुनकर अति ने अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने जश्न का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोली, तो क्यों ना प्यार की शुरुआत हमारे बाथरूम से हो। उसकी इस बात पर भी जश्न मुस्कुरा दिया। दोनों एक साथ नहाए और फिर तैयार होने लगे। प्राइवेट जेट रेडी था, लेकिन इससे पहले जश्न को एक बेहद ज़रूरी काम था और वो काम अति के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था। उसने उन दोनों के कपड़े और ज़रूरत का सारा सामान पहले ही नया खरीद कर सूटकेस में पैक करके भिजवा दिया था और अब बस उसे अति को वहाँ पर लेकर जाना था, पर उसके पहले उसे वो काम भी पूरा करना था। तैयार होकर दोनों नीचे आए तो अति ने पहले तो हॉल की तरफ नज़र घुमाई और चैतन्या को ढूंढने लगी, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वो वहाँ कैसे रुकती, इसलिए वो पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन मनीषा महारानी अभी भी वहीं पर थी। उसे देखते हुए अति को वो सब बातें याद आई जो मनीषा ने उससे कही थी और उन बातों ने उसके दिमाग को इतना ख़राब किया था कि वो अपने जश्न को छोड़कर जाने का सोच बैठी थी।
उसके दिमाग में इस वक्त मनीषा का वही खाता चल रहा था जिसका हिसाब चुकता करने का वक्त आ चुका था। जब मनीषा ने उसे सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा तो वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गई। अति भी उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देखने लगी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि अब इस चूहिया के दिमाग में कौन सा खेल चल रहा है। तुम कहीं बाहर जा रही हो क्या? मनीषा ने पूछा तो अति ने मुंह बनाया और बोली, तुम ना तो मेरी अम्मी हो ना अप्पा, तो तुम्हें बाहर जाने से पहले मैं क्यों बताऊं? उसका जवाब सुनकर मनीषा का मुंह बन गया, लेकिन फिर वो हंसते हुए बोली, मैंने तो वैसे ही पूछा था, पर आज मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। सिर्फ बात ही नहीं कहनी थी, तारीफ भी करनी थी। जिस तरह से तुमने उस मुर्गी की बेइज्जती की, मुझे मज़ा आ गया। किसी की बेइज्जती होते देख ऐसे ही मज़ा आता है? मुझे भी बहुत आता है जब मैं तुम्हारी बेइज्जती होते देखता हूँ, इस बार जश्न ने जवाब दिया। तो मनीषा का मुंह बना नहीं बल्कि उतर गया। उसने जश्न की तरफ देखा और बोली, प्लीज़ जश्न जी, आप मुझसे ऐसे बात मत किया कीजिए, मुझे कुछ कुछ होता है। और जब तुम जश्न जी को जश्न जी कहती हो तो जी कहते हुए अति ने अपना मुंह जिस तरह से खींचा, जश्न की हंसी छूट गई, लेकिन उसकी हंसी को नज़रअंदाज करते हुए अति फिर से बोली, जैसे तुम मेरे जश्न जी को जश्न जी कहती हो, तब मेरा मन करता है कि तुम्हारे कुछ कुछ का मैं गला दबा दूँ। उसकी बात सुनकर मनीषा का उतरा हुआ चेहरा बिल्कुल ही लटक गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही अति जश्न की तरफ देखती हुई बोली, वैसे जश्न जी, मुझे भी आपको कुछ बताना है। आपको पता है, हमारे घर में एक मोटी चूहिया है जो हर जगह अपनी नाक घुसाती रहती है, और जब उसे कुछ कह दिया जाए तो जल्दी से आकर अपनी बिल में छुप जाती है। पर कसम से बता रही हूँ, अब इस चूहिया ने मेरी नाक में दम कर दिया है और मैं सोच रही हूँ अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। कहते हुए अति ने अपनी नज़रें मनीषा की तरफ घुमा दी और बोली, वक्त आ गया है कि मैं इस चूहिया को परमानेंट पिंजरे में बंद कर दूं। उसकी बात सुनकर मनीषा रोने लगी तो जश्न और अति हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि मनीषा ऐसे रोएगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यहाँ तो सिर्फ घड़ियाली आंसू हैं, इसलिए उन्हें उसके आंसुओं से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। पर मनीषा रोते हुए बोली, तुम चूहिया मुझे ही कह रही हो ना? अरे ना बाबा ना, मेरी क्या मजाल जो मैं तुम्हें चूहिया कह दूं, और वैसे भी चूहिया शब्द तुम पर नहीं जाता, तुम्हें तो मोटी भैंस कहना चाहिए। अति ने अब गुस्से से कहा और फिर जश्न की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरा घर है, कोई तबेला नहीं जो यहाँ पर गाय भैंस रहे और खा खा कर और ज़्यादा मोटी हो जाए। इतना कहकर वो उसके साथ आगे बढ़ गई और मनीषा सड़ा सा मुँह लेकर उसे देखती ही रह गई। उसकी बातें सुनकर जश्न हंस रहा था और साथ ही साथ अति भी। अति यूं ही हंसते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोला, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। पर आपने तो कहा था हमें बाहर जाना है। बाहर जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम करना है, तुम चलो मेरे साथ। कहते हुए जश्न ने अति का हाथ पकड़ा और उसे बेसमेंट की तरफ लेकर जाने लगा तो अति हैरान ही रह गई। उसे तो पता भी नहीं था कि उनके घर में कोई बेसमेंट भी है। बाहर से वो एक स्टोर रूम की तरफ दिखाई देता था, लेकिन जब उस रूम के अंदर आते थे तो वो रास्ता एक बेसमेंट को जाता था। जैसे ही वो दोनों नीचे आए, सामने का नज़ारा देख अति की आंखें बड़ी हो गई और उसका दिल कांपने लगा, क्योंकि वहाँ पर कई लोगों के एक साथ रोने की आवाज़ें गूंज रही थी। उसने जश्न की तरफ हैरानी से देखा और उसका हाथ कसकर थामते हुए बोली, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कुछ अधूरा काम था जो सिर्फ तुम्हारे हाथों से पूरा हो सकता था, बस उसी काम को ख़त्म करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ, जश्न ने कहा और फिर उसे अपनी बाहों में थामकर आगे बढ़ा। जैसे ही अति की नज़रें सामने की तरफ गई तो वो पलटकर जश्न से चिपक गई और कांपने लगी। तो जश्न ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे जश्न जी तुम्हारे साथ हैं ना? वो सब लोग? उसने बुरी तरह से कांपते हुए पीछे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए अटक अटक कर कहा। तो जश्न ने उसके माथे को चूमा और बोला, माई बेबी डॉल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। और एक बार पलटकर पीछे की तरफ देखो तो सही, और फिर बताओ कि क्या तुम्हें सच में अब इन लोगों से डरने की ज़रूरत है? उसकी बात सुनकर अति धीरे धीरे से पीछे की तरफ घूमी तो एक बार फिर से उसका चेहरा दर्द से भर गया।
लेकिन जश्न ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखे हुए थे और उसके गाल से अपना गाल लगा रखा था। जैसे जैसे अति को सब समझ आया, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके चेहरे से डर दूर हो गया और उसकी आंखों में घृणा भरने लगी। ये सब यहाँ, इनकी ये हालत? अति ने हल्का सा जश्न की तरफ देखकर पूछा तो जश्न ने अब उसे पीछे से पकड़े हुए ही अपनी बाहों में अच्छे से भरा और बोला, जब मुझे कोई चोट देता है तो मैं सिर्फ उस चोट का इलाज ही नहीं करता, उस चोट देने वाले को उसकी जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूँ। ये सब तो शायद उसी दिन मर गए होते, लेकिन मैंने इन्हें ज़िंदा रखा क्योंकि मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ इनकी मौत तुम खुद अपने हाथों से लिखो। तुम्हें इन्हें जैसे मारना हो मारो, इन्हें जो दर्द देना है दो, पर याद रहे उसके बाद ये लोग तुम्हारे जहन में कभी नहीं आने चाहिए। अति ने एक बार फिर से सामने की तरफ देखा तो कालिंदी और धनी एक तरफ थी और दूसरी तरफ रघु और नागर। घर पर नागर जमीन पर लेटा हुआ था और उसका जिस्म बुरी तरह से फूला हुआ था। शायद वो मर भी चुका था और उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी, जिससे रघु, कालिंदी और धनी का बुरा हाल हो रहा था। रघु का तो उससे भी बुरा हाल था और कालिंदी और धनी दोनों ही अधमरी हालत में खुद को ही नोचे जा रही थी। उनके बाल इस तरह से उजड़े हुए थे जैसे उन्हें बार बार बिजली के झटके लगाए हों, और जिस तरह से वो खुद को नोच रही थी देखकर ही पता लग रहा था कि शायद अब दोनों ही पागल हो चुके हैं। प्लीज़ जान, मुझे यहाँ से ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पर। अति ने जल्दी से पलटकर जश्न के सीने से लग कर कहा। उसे यूं देखकर जश्न को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अति को यहाँ से ऐसे तो बिल्कुल नहीं ले जा सकता था। इसलिए उसने उसके कंधों से पकड़कर फिर से उनकी तरफ घुमाया और बोला, सॉरी बेबी डॉल, तुम्हारा जश्न तुम्हारी हर बात को सर आँखों पर रखेगा, लेकिन वो तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता। अब हम यहाँ से तभी बाहर जाएंगे जब तुम इनको अपने हाथों से सजा दोगी, क्योंकि जब तक तुम इन्हें नहीं सजा देती तब तक मुझे घुटन होती रहेगी। अति ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अब जश्न की बातें सुनकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली और उन लोगों की तरफ देखा। वहाँ पर अब कोई गिड़गिड़ा भी नहीं रहा था और ना ही चीख चिल्ला रहा था। शायद उन लोगों को इतना दर्द दिया जा चुका था कि अब उन्हें दर्द महसूस होना ही बंद हो चुका था। कुछ सोचते हुए अति ने अपने आसपास देखा तो उसे एक गन दिखाई दी। शायद ये लोग अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। इन्होंने मुझे जो तकलीफ़ दी वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ नहीं दे सकती। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन लोगों को तकलीफ़ से रिहा कर दिया जाए। इतना कहकर उसने वो गन उठाई और सामने की तरफ निशाना साध दिया और उस गन से उन लोगों की तरफ उठाते देख जश्न ने उसके हाथों को अपने हाथों में कस लिया और उसकी उंगली को ट्रिगर पर रख दिया। अति जो पहले ही कांप रही थी, अब जश्न के हाथों को अपने हाथों पर महसूस कर उसका हर डर दूर हो चुका था। उसने एक बार पलट कर पीछे जश्न की तरफ देखा तो जश्न बड़े ही प्यार से उसके सिर को चूम लिया और फिर जश्न ने फिर सामने की तरफ देखा और फिर एक के बाद एक कई गोलियां चली। अति के हाथ बार बार पीछे की तरफ जाते, लेकिन जश्न के हाथों ने उसे संभाला हुआ था। गोलियों की आवाज़ के साथ उन सभी की आत्मा भी रिहा हो रही थी। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता चला कि उन लोगों को कोई मार रहा है। वो इस हालत में थे ही नहीं कि अब उन्हें कोई दर्द दे सकता था, क्योंकि इतने दिनों में जश्न ने उन्हें दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसे ही उस गन से आखिरी गोली निकली, जश्न ने अति के हाथों से वो गन लेकर दूर फेंक दी तो एक आदमी ने जल्दी से उसे उठा लिया और अच्छे से साफ कर दिया। उसने अति को घुमाकर अपने सीने से लगा लिया था। अब वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसने हिम्मत करके गोलियां तो चला दी, लेकिन अब उसके हाथों में इतनी भी जान नहीं थी कि वो जश्न को अपनी बाहों में कस सके। इसलिए जश्न ने ही उसके हाथों को अपनी पीठ पर रखा और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, मैं जानता हूँ मेरी बेबी डॉल किसी को खरोच तक नहीं पहुँचा सकती, लेकिन आज ये करना ज़रूरी था। अगर तुम ये नहीं करती तो मैं चाहे इन्हें कितनी भी मर्जी सज़ा दे देता, इनके लिए कम ही होती और तुम्हारे गुनाहगारों की हर सांस मुझे चैन से सांस नहीं लेने देती। अति कुछ बोल ही नहीं पा रही थी तो जश्न ने उसकी हालत समझते हुए उसे गोद में उठाया और बाहर की तरफ लेकर आ गया। मनीषा जो अभी अभी अपने गुस्से का घूंट पी ही रही थी, उसे वापस से घर के अंदर आते देख वो हैरान रह गई और मुंह बनाते हुए बोली,
पता नहीं इंसान है या कांच की गुड़िया जो बार बार गोद में उठानी पड़ जाती है। काश इसकी जगह मैं होती। अति जश्न की गोद में सिमटी हुई थी और जश्न उसे लेकर रूम में आ चुका था। सब कुछ रेडी था, लेकिन अति की हालत को देखते हुए उसे रूम में लाना ही बेहतर लगा। वो उसे रूम में लाकर सीधा बाथरूम की तरफ ले गया और शावर के नीचे खड़ा कर दिया, और अगले ही पल उसने अति की बोलती बंद कर दी। अति इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी भी उसकी आंखों के सामने उन लोगों के चेहरे आ रहे थे और उनकी वो हालत तो वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही जश्न का स्पर्श उसे अपने लबों पर महसूस हुआ, वो जैसे सब कुछ भूल गई हो। अब वो अपने जश्न के प्यार में खोने लगी थी। जश्न सिवाय उसे किस करने के और कुछ नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथ दीवार पर रखे हुए थे और खुद थोड़ा सा अति पर झुका हुआ था, जबकि अति के हाथ जश्न के सीने पर थे और दोनों ही शावर के पानी में भीग रहे थे। थोड़ी देर बाद जश्न दूर हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अब अति का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। उसने उसको कमर से थामा तो अति ने अपनी नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा। आई लव यू माई बेबी डॉल, जश्न के शब्द और अति को अपनी रूह में कुछ उतरता हुआ सा महसूस हुआ। वो कुछ पल यूं ही जश्न को देखती रही और फिर उसके वो हाथ जो जश्न के सीने पर थे अब उसके गर्दन के पीछे चले गए। उसने जश्न के चेहरे को अपने चेहरे पर झुका कर उसके होठों को लॉक कर दिया। वो फिर से उस लम्हे में खोने लगी। जश्न के इजहार का जवाब उसने अपने प्यार से दे दिया था, लेकिन बोल कर नहीं, उससे प्यार जताकर। थोड़ी देर बाद जश्न बोला, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना भी है। इतना सुनकर ही अति ने जल्दी से पलटकर उसकी तरफ देखा और बोली, हमें अभी और कहीं भी जाना है क्या? हाँ, जहाँ जाना है वहाँ तो अभी तक हम गए ही नहीं हैं। लेकिन कहाँ? अति ने जल्दी से पूछा। तो जश्न ने अपना एक हाथ उसके गालों पर रखा और धीरे से बोला, हनीमून पर। हनीमून शब्द सुनते ही अति की आंखें फैल गई और वो चहकते हुए बोली, सच में हम हनीमून पर जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं? तो जश्न ने उसके चेहरे पर खुशी देखते हुए मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। तो अति जल्दी से उससे लिपट गई और बोली, आप सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ, हम हनीमून पर जाएंगे, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। तो यकीन करो बेबी डॉल, जश्न ने कहा। खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव से अति उसे देख रही थी और जश्न उसे तैयार करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद ब्लैक कलर का टॉप और डेनिम जीन्स पहने अति आईने के सामने तैयार खड़ी थी और जश्न भी बिल्कुल उसके पास खड़ा था। अति के चेहरे पर जो खुशी सी उसे देखकर जश्न को जो सुकून मिल रहा था उसे बयान नहीं किया जा सकता था। वो उसका हाथ थामकर उसे कमरे से बाहर ले आया और फिर दोनों घर से बाहर आकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गए। अपने सामने प्राइवेट जेट देखकर अति की आंखें सिर बड़ी ही नहीं बल्कि वो पलक झपकाना तक भूल गई थी। उसने जश्न की तरफ देखा जो कब से उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसे लेकर वो प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ गया। तो अति पहले तो डर रही थी, क्योंकि उसने कभी भी प्लेन में सफ़र नहीं किया था, पर हाँ, उसका ख्वाब ज़रूर था और इस ख्वाब का पता जश्न को तब चला था जब अति की तबीयत खराब थी और वो अपनी यादाश्त भूल चुकी थी, या यूं कहें सिर्फ जश्न को भूल चुकी थी। दोनों प्राइवेट जेट में बैठकर अपने हनीमून के लिए निकल चुके थे और उनकी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी थाईलैंड। अति का मूड अब एकदम से बदल चुका था। जहां उन लोगों को देखने और मारने के बाद वो एकदम से घबरा ही गई थी, अब वहीं उसके चेहरे पर परेशानी या कोई डर दूर दूर तक नहीं था। अगर कुछ था तो वो था सिर्फ और सिर्फ जश्न का प्यार और उसके प्यार का नूर। उसकी गोद में सिमटी अति अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी और जश्न उसके गालों को सहला रहा था। हनीमून सुनकर उसका वो बच्चों की तरह चहकना जश्न के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट बिखेर रहा था। वो ना जाने कितनी ही बार उसके गालों को चूम चुका था, लेकिन ये सब इसलिए था क्योंकि अति नींद में थी और उसे कुछ पता नहीं चलने वाला था। जागते वक्त तो वो अति को प्यार कर नहीं सकता था, क्योंकि उनका चैलेंज अभी भी जारी था। दोनों बैंकॉक पहुंचे तो वहां पर उनकी गाड़ी पहले से ही तैयार थी। अति उसे कुछ पता नहीं चलने वाला था। दोनों बैंकॉक पहुंचे तो वहां पर उनकी गाड़ी पहले से ही तैयार थी। अति अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा कर कर चारों तरफ देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कभी वो इंडिया से बाहर जाएगी। जब वो कोठे पर पहुंच गई थी तो एक वक्त था उसने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी थी कि वो उस जगह से भी बाहर आ पाएगी।
और फिर जश्न का उसे अपने घर ले आना और उसे इतना प्यार देना, इतनी केयर करना, उसे इतनी शिद्दत से चाहना और उसे अपना जुनून बना लेना, उसने कहाँ सोचा था। गाड़ी में भी जश्न ने अपनी बेबी डॉल को अपनी गोद में बिठा रखा था। दोनों पूरे एक दिन के सफ़र के बाद वहाँ पर पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रिजॉर्ट आते आते अति की आंखें भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जश्न ने उनके लिए बीच पर बने एक रिजॉर्ट को बुक किया हुआ था जो बिल्कुल बीच के बीचों बीच बना हुआ था। अमूमन यहाँ पर सबका आना अलाउड था, लेकिन अपने हनीमून को स्पेशल बनाने के लिए जश्न ने वो रिजॉर्ट कुछ दिनों के लिए अपने लिए बुक करवा रखा था। यहाँ उसके साथ साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड आए थे, लेकिन उनके रहने का इंतज़ाम जश्न ने दूसरी जगह पर करवाया था। अभी तो वो फ़िलहाल सिर्फ अपनी बेबी डॉल के साथ अकेला रहना चाहता था। अति को अभी तक अपनी आंखें बंद किए थकावट होने का ड्रामा कर रही थी। जैसे वो रूम में पहुंची, उसकी अचानक से ही आंखें खुल गई और रूम में आते ही उसने जश्न को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। जश्न भी अब यूं ही उसके पीठ पर अपने हाथों को और भी ज़्यादा कसते हुए बोला, पर मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर सो जाना चाहिए। अभी अभी हम इतने लंबे सफ़र से आए हैं। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अति उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, 17 घंटे, पूरे 17 घंटे मैंने फ़्लाइट में सोते हुए बिताए हैं और 2 घंटे गाड़ी में। अगर मैं अभी भी सोती रहूँगी तो हम एक दूसरे के साथ वक्त कब बिताएंगे। शॉपिंग भी करनी है मुझे और पूरा थाईलैंड घूमना भी है और मुझे और आपको बहुत सारा प्यार भी करना है। उसकी आखिरी लाइन सुनकर जश्न को हंसी आने लगी थी। अब उसने अति को कमर से थामा और फिर उसे एकदम से पलट दिया, जिससे अति नीचे हो गई और वो उसके ऊपर। अति की आंखों में उसके लिए उमड़ता प्यार साफ नज़र आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल अपनी बेबी डॉल के साथ खेलने में जश्न को भी बहुत मज़ा आ रहा था। उसने उसके हाथों को हल्का पलट कर तकिए से लगाया और बोला, तो तुम्हारा मन मुझे प्यार करने का है? या तो आप खुद पागल हैं या मुझे समझ रहे हैं। इंडिया से थाईलैंड हम यहाँ सोने तो आए नहीं हैं। अभी आप मेरे मज़े लेने बंद कीजिए, वरना सच मैं बता रही हूँ आपसे, अब बहुत पछताएंगे। अच्छा, ऐसा क्या करोगी तुम जिससे मुझे पछतावा होगा? आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना, तो मैं भी आपको वैसे ही परेशान करूँगी। अति ने कहा तो जश्न एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ उस पर से खड़ा हो गया और बोला, देखते हैं कौन किसे कितना परेशान करता है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया और वहाँ पर रखी शैंपेन खोलकर ग्लास में सर्व करने लगा। अति ने घूर कर उसे देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ी। जश्न ने एक ही ग्लास में शैंपेन सर्व की थी, लेकिन वो ग्लास उसने अपने होठों से लगाता उससे पहले ही अति आकर उसकी गोद में बैठ गई और वो ग्लास जश्न से छीन कर एक ही झटके में पूरा पी गई। उसके बाद मुस्कुराती हुई अति उसकी गोद से उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। जश्न हैरानी से उसे जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ पलों बाद ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। तब जब अति एक बेहद सेक्सी नाइटी पहनकर बाहर आई, वो जश्न की तरफ तिरछी नज़रों से देखती हुई बेड की तरफ जा रही थी, लेकिन जश्न ने एक नज़र उसे देखकर अगले ही पल अपनी नज़रें फ़ोन पर गड़ा दी और कुछ काम करने लगा। लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा था। अंदर ही अंदर तो अति को उस अटायर में देखकर ही उसका जी मचलने लगा था और वो जल्दी से जल्दी जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेना चाहता था। अति महसूस कर सकती थी उसकी तिरछी नज़र को खुद पर, लेकिन फ़िलहाल उसने कुछ नहीं कहा और जाकर फ़ोन पर खाना ऑर्डर करने लगी। जश्न ऐसे दिखा रहा था जैसे वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हो, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ अति पर ही था। दरवाज़ा नॉक हुआ तो अति अपनी जगह पर उठने लगी, लेकिन उससे पहले ही जश्न उठा और दरवाज़ा खोलने से पहले उसकी तरफ आया और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें इस हालत में मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता बेबी डॉल। तो उसकी बात सुनकर अति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने जश्न की गर्दन पर अपनी बाहें लपेटी और बोली, मैं तो सिर्फ रिमोट उठाने जा रही थी। जश्न के चेहरे का रंग उड़ गया। आज उसकी बेबी डॉल ने उसे नील बोल्ड कर दिया था, लेकिन तभी दरवाज़ा दोबारा से नॉक हुआ तो उसने अपनी गर्दन से अति की बाहें हटाई और बोला, थोड़ा सब्र करो बेबी डॉल। पहले जाकर उसने गेट खोला और खाना अंदर लिया। वो बेटा ट्रॉली लेकर अंदर आ रहा था, लेकिन जश्न ने उसे दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहने का इशारा किया।
उसकी बेबी डॉल जिस गेटअप में थी उस पर तो वो किसी की नज़रें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो कुछ कहता उससे पहले ही अति प्लेट लेकर उसके पास आई और उसकी गोद में बैठते हुए बोली, आप तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, मेरी हर बात मानते हैं, तो क्या अब आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे। उसका वो इस तरह से कहना ही जश्न का दिल लूट रहा था, तो उसने भी अति के कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम हुक्म तो करो मेरी बेबी डॉल, क्या आप मुझे ये खाना खिला देंगे। अति ने प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, तो जश्न ने हल्का सा मुस्कुराकर उसके हाथ से वो प्लेट ले ली और पूरा खाना खिला दिया। उसकी गोद में बैठकर अति ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी और बोली, क्या मैं आपकी गोद में सो जाऊं? अब तुम्हें सच में नींद आ रही है क्या? जश्न ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये लड़की सच में पागल है क्या? उसकी नींद हराम करने के बाद अब खुद सोने की बात कर रही थी, पर उससे पहले ही अति उसके सीने से लगी और बोली, क्या आपको नींद नहीं आ रही? जश्न ने एकदम से ना में सिर हिलाकर भारी सांस भरी, तो अति के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। वो जश्न की गोद में थी, इसलिए जश्न के हाव भाव से उसके इरादे अच्छे से जान सकती थी, पर वो हैरान इस बात से थी कि जश्न ने अभी भी खुद पर पूरा काबू किया हुआ था। वो उसके गाल को चूमते हुए बोली, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? उसकी वो गर्म और मदहोशी भरी आवाज़ सुनकर जश्न के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने अचानक से ही अति का हाथ पकड़ा और फिर एकदम से नॉर्मल होकर बोला, अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ जाकर बिस्तर पर। अति जो सोच रही थी कि जश्न के होश उड़ा देगी, लेकिन एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। उसे अपनी सारी मेहनत बेकार होती नजर आ रही थी और साथ ही साथ उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपनी बीबी होने के सारे पैतरे आजमा लिए थे अपने पति को रिझाने के लिए, लेकिन उसका पति अकड़ की दुकान टस से मसी नहीं हो रहा था। वैसे तो रोमांस की दुकान है, लेकिन जश्न ये जानते हुए भी कि वो सच में उसके साथ के लिए तड़प रही है, जानबूझकर उसे तड़पा रहा था और अब ये बात उसे गुस्सा दिलाने लगी थी। वो अपना मुंह बनाते हुए उसकी गोद से उठी और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई, तो जश्न मुस्कुराने लगा। अति ने ब्लैंकेट लिया और जानबूझकर एसी का टेम्परेचर बिल्कुल लो करके खुद को पूरी तरह से कवर करके लेट गई और बोली, आपको सिर्फ आपके काम से प्यार है ना, जाइए जाकर ठंड में सिकुड़िए, लेकिन अगर गलती से भी आप मेरे ब्लैंकेट में आए तो देख लेना। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी बातें सुनकर जश्न की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। तो उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज किया, सारी तैयारियां हो चुकी हैं ना? तो अगले ही पल आगे से मैसेज आया, यस बॉस। उसने मैसेज का रिप्लाई देखकर अपना फ़ोन साइड में रखा और इंतज़ार करने लगा अति के सो जाने का। वो तो सिर्फ अपनी बेबी डॉल के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा था, उसके आगे तो वो अपनी दुनिया और अपनी ज़िंदगी तक हार गया था। तो ये चैलेंज हारना उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन वो अपनी बेबी डॉल के लिए जो सरप्राइज़ तैयार कर रहा था उसके लिए इतना तड़पना तो बनता है, ताकि उसके चेहरे पर वो खुशी का नूर देखे जो वो देखना चाहता है। क्या आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है? कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। 1 और 2 पार्ट इस कहानी के बस बचे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बिल्कुल 0 हो गया है। अब इनकी इतनी तकलीफ़ें देखी है तो थोड़ा सा इनका साथ और प्यार भी देख लीजिए, उसके बाद तो कहानी अपने अंत तक पहुँच ही जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि कहानी आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।